वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब क्लास। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको बता दिया था, सेपरेटिंग मेथड्स जो भी जितने भी थे सेपरेटिंग मेथड्स हमने उसको आपको बताया था। तो सारे सेपरेटिंग मेथड्स जो भी थे, किसी भी कंपोनेंट से हम किस तरीके से अलग करेंगे कंपोनेंट्स को, वो सारे प्रोसेस जनरली केमिकल प्रोसेस थे। ठीक है, और कुछ फिजिकल प्रोसेस भी थे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की। तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस होता क्या है, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि फिजिकल चेंजेस, जैसा कि आपने अभी पढ़ा है चैप्टर 1 में, जैसे कॉम्प्रेसिबिलिटी हो गई, ठीक है, और फ्लूइडिटी हो गई, और आपका डेंसिटी हो गया, और मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, ये सारे जो कलर हो गया, ये सभी क्या हैं, दिस इज़ द फिजिकल प्रोसेस, दिस इज़ फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, फिजिकल प्रोसेस। और जनरली फिजिकल प्रोसेस, जैसा कि आप जानते हो, वाटर का आइस में कन्वर्जन भी एक फिजिकल प्रोसेस ही है। ठीक है, ये सारे प्रोसेस क्या हैं, फिजिकल प्रोसेस। जैसा कि सेपरेटिंग टेक्निक्स आपने पढ़ा था, ठीक है, सेपरेटिंग फनल के थ्रू हम किस तरीके से दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, दीज आर द फिजिकल प्रोसेस। तो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, जनरली देखो बच्चों, जो केमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस में जनरली एक तरीके से इसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का मतलब ये कि कहीं ना कहीं दो चीज़ें जब आपस में रिएक्ट करती हैं, मिक्सअप होती हैं, तो एक नई चीज़ बनती है, और जो नई चीज़ बन रही है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। और फिर वो प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, मतलब वो क्या होता है, इंटर कन्वर्टिबल नहीं होता है। ठीक है, तो केमिकल चेंजेस में जनरली जो भी इस प्रोसेस को जनरली हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जहाँ पे केमिकल चेंज होता है हम उसको केमिकल रिएक्शन नाम दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आपस में कंबाइंड होने के बाद एक नई चीज़ बनती है, तो उस नए चीज़ को प्रोडक्ट्स कहा जाता है, और वो नई चीज़ वापस हम जिस चीज़ से उस प्रोडक्ट को बनाए हैं, वो वापस उस प्रोडक्ट से उस चीज़ को हम नहीं बना सकते। कहने का मतलब वो दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल नहीं हो सकते। तो देखो बच्चों, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल चेंज की। ठीक है, तो फिजिकल चेंज क्या होता है, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो, इट इज़ अ टेम्पररी एंड रिवर्सिबल चेंज। कहने का मतलब ये जो चेंज होता है एक तरीके का टेम्पररी होता है। ठीक है, परमानेंट नहीं होता है। ये टेम्पररी का मतलब कुछ समय के लिए होता है। ठीक है, और रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब होता है एक चीज़, कोई भी एक चीज़ अगर दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, कोई भी मटेरियल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो रही है, तो वो मटेरियल कहीं ना कहीं कन्वर्ट होने के बाद फिर वो वापस उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, कहने का मतलब जैसे ए से बी बना, तो बी से ए भी बन सकता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को रिवर्सिबल या रिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सबस्टांस चेंज। जितने भी फिजिकल चेंजेस होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सबस्टांस चेंज, मतलब किसी भी सबस्टांस के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं केवल वही चेंज होते हैं। ठीक है, देखो, हर एक मटेरियल्स के पास कुछ न कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। जैसे कि अगर हम वाटर की बात करें तो इसका केमिकल फार्मूला आप H2O लिखते हो। ठीक है, अब H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो केमिकल एलिमेंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं केमिकली इनका कुछ ना कुछ अगर देखा जाए तो ये केमिकली किसी न किसी बॉन्ड से ये क्या है, कनेक्टेड हैं। ठीक है, लेकिन अगर वाटर को हम फिजिकल लेवल पे बात करें, फिजिकल स्टेट लेवल पे बात करें, तो वाटर जो होता है जनरली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब ये कन्वर्ट होता है तो उसे हम फिजिकल प्रोसेस कहते हैं। जैसे वाटर से अगर वेपर बन रहा है, ठीक है, तो वेपर भी एक वाटर का ही फॉर्म है, बस यहाँ पे स्टेट बदल जाता है। ठीक है, वाटर लिक्विड होता है और यहाँ पे ये गैसियस फॉर्म में हो जाता है। या वाटर अगर आइस में कन्वर्ट हो रहा है तो भी आइस एक वाटर का ही पार्ट है, बस यहाँ पे फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। जब वाटर क्या है, लिक्विड है, और यहाँ पे आइस क्या हो जाता है, आपका सॉलिड हो जाता है। तो ये सारे प्रोसेस जो होते हैं जनरली ये फिजिकल चेंजेस में आते हैं।
ठीक है। फिजिकल चेंजेस में जनरली क्या होता है कि टेम्पररी होता है और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एक इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। जैसे कि वाटर से आइस बनेगा तो आइस भी तो आफ्टर सम टाइम मेल्ट होने के बाद वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और वेपर भी उसी तरीके से आफ्टर सम टाइम जब कूल कंडेंस होता है तो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, मतलब कहने का मतलब रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। फिजिकल चेंजेस में रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, कहने का मतलब कोई भी मटेरियल है, कोई भी सब्सटेंस है, उसका केवल और केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही चेंज होती हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे कुछ एग्जाम्पल्स आपके स्क्रीन पे है। जैसे पहला एग्जाम्पल है कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस। जैसा कि हमने बताया कि अगर वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फिजिकल चेंज। अनदर कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर, अनदर डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर। देखो जब भी हम वाटर में किसी कंटेनर में जब भी वाटर है उस वाटर के अंदर हम अगर सॉल्ट मिलाते हैं, ठीक है, अगर हम सॉल्ट मिलाते हैं तो ये जनरली क्या होता है फिजिकल प्रोसेस में आता है, क्योंकि सॉल्ट तो मिक्सअप हो जाता है वाटर के अंदर, लेकिन उस वाटर को हम इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, वाटर से हम क्या कर सकते हैं, हम सॉल्ट को बाहर कर सकते हैं। मतलब जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस आपने पढ़ा है तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं कि वाटर से क्या कर सकते हैं, सॉल्ट को बाहर निकाल सकते हैं। जब वो उसको हीट करेंगे तो उसमें क्या होगा, सारे वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में। लेकिन आफ्टर सम टाइम आप देखोगे तो कुछ सॉलिड मटेरियल्स, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े सॉल्ट के आपको दिखाई देंगे उस कंटेनर में आफ्टर सम टाइम, ठीक है, जब कूल होने लगेगा वो तो, ठीक है। ये सारे प्रोसेस हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो ये देखो नेक्स्ट है आपका जैसे कटिंग ऑफ ट्रीज। जब भी हम किसी चीज़ को कट करते हैं, किसी भी चीज़ को अगर आप कट कर रहे हो तो दैट प्रोसेस इज नोन एज फिजिकल प्रोसेस या फिजिकल चेंज। या एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने क्या बताया कि किसी भी चीज़ को अगर आप कट कर रहे हो, कटिंग प्रोसेस हमेशा क्या होता है आपका फिजिकल चेंज होता है। कहीं भी अगर कटिंग लिखा हुआ है तो आप तुरंत समझ जाओ कि वहाँ पे क्या बात की जा रही है, फिजिकल प्रोसेस की बात की जा रही है, मतलब वो एक फिजिकल प्रोसेस में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपका केमिकल प्रोसेस या केमिकल चेंज। देखो केमिकल चेंज में क्या होता है जनरली इट इज़ अ परमानेंट चेंज। मतलब कोई भी चीज़ अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई तो फिर वो दोबारा अपने ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। इस प्रोसेस को हम केमिकल चेंज या केमिकल प्रोसेस बोलते हैं। केमिकल प्रोसेस जनरली परमानेंट होता है और इन विच केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंज। इस प्रोसेस में, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है सब्सटेंस की वो चेंज हो जाती है, ठीक है। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है सब्सटेंस की वो चेंज हो जाती है। जैसे एक सिंपल सी अगर हम बात करें वाटर, देखो वाटर को जब हम हीट करते हैं, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, वाटर में जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो वाटर हाइड्रोजन गैस H2 गैस और O2 गैस में ब्रेक हो जाता है। H2 गैस और O2 गैस में ब्रेक होने लगता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रोलिसिस जब किया जाता है वाटर को, जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है वाटर में, तब वाटर में प्रेजेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो एलिमेंट्स हैं दिस इज केमिकल एलिमेंट्स। अब ये केमिकल एलिमेंट्स के थ्रू क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन गैस और O2 गैस ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं वाटर से। तो अब ये प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। लेकिन जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, आइस में कन्वर्ट होता है, तो वो आपका फिजिकल प्रोसेस होता है, क्योंकि वो दोनों सभी क्या होते हैं, एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, ठीक है। अब देखो वाटर जो होता है, वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती है, लेकिन अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अपने आप से इंटर कन्वर्टिबल नहीं होता है, ठीक है। अपने आप से ये इंटर कन्वर्टिबल नहीं होते हैं, ठीक है। वाटर में जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस जो बन रही है ये सभी क्या होते हैं, केमिकल प्रोसेस होते हैं। इट इज़ नॉट अ रिवर्सिबल चेंज। जैसा कि केमिकल चेंज जो होता है रिवर्सिबल नहीं होता है। एक चीज़ अगर जैसे ए से अगर बी बन गया तो बी से ए नहीं बन सकता, ठीक है। मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो फिर ये ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसे हम केमिकल चेंज बोलते हैं। जैसा कि कुछ एग्जांपल आपके स्क्रीन पे है। जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल हमने आपको बताया रस्टिंग ऑफ एल्मीरा, ठीक है। रस्टिंग ऑफ एल्मीरा, जब भी रस्ट होता है, जब देखते हो एल्मीरा जो होता है वो रस्टिंग प्रोसेस जब होता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर के साथ वो रिएक्ट करता है,
अलमीरा क्योंकि वो किसी मेटल का बना होता है, तो अब जैसा कि जानते हो मेटल रिएक्टिव होता है काफ़ी ज़्यादा, तो एयर या एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करके वो रस्ट में कन्वर्ट होने लगता है। और रस्ट जो बनता है, ये रस्ट एक तरीके का प्रोडक्ट होता है, ब्राउनिश कलर का एक तरीके का ये क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। अब इस रस्ट से वापस अलमीरा तो बना नहीं सकते हम, मतलब नए मेटल में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये रस्टिंग प्रोसेस भी आपका क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, ठीक है, रस्टिंग ऑफ एनी मेटल्स, ठीक है, रस्टिंग ऑफ एनी मेटल्स, ठीक है, या तो रस्टिंग ऑफ एनी मटेरियल्स, जो भी कोई भी मटेरियल में अगर रस्टिंग हो रही है तो सभी क्या होते हैं, केमिकल चेंज होते हैं, केमिकल प्रोसेस में आते हैं। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड। देखो बच्चों, अगर बर्निंग कहीं वर्ड यूज किया है, ठीक है, अगर कहीं भी बर्निंग वर्ड यूज किया है तो इसका मतलब वो केमिकल चेंज में ही आएगा। कटिंग में हमेशा क्या बताया था मैंने, फिजिकल चेंज आता है, और बर्निंग के केस में हमेशा केमिकल चेंज हम उसको कंसीडर करते हैं, क्योंकि बर्निंग कोई भी मटेरियल अगर बर्न कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। जब तक उसे कॉन्टीन्यूअस सप्लाई ऑक्सीजन की नहीं मिलेगी तो कैसे बर्न करेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई मटेरियल बर्न हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो किससे रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। और जब कोई भी मटेरियल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं, ठीक है। बर्निंग ऑफ पेपर और वुड ये सभी क्या होते हैं, केमिकल चेंज में आते हैं, केमिकल प्रोसेस के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर। जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है वाटर में तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। देखो बच्चों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता दूं कि बर्निंग ऑफ कैंडल, अब देखो बर्निंग ऑफ कैंडल अगर कहीं लिखा है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये फिजिकल चेंज की कैटेगरी में भी आता है और इसे हम केमिकल चेंज की कैटेगरी में भी रखते हैं, ठीक है। तो फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज हम कैसे समझेंगे, देखो फिजिकल चेंज तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब कैंडल को बर्न किया जाता है तो कैंडल किसका बना होता है, मोम का बना होता है, ठीक है। तो ये जब बर्न हो जाता है तो आप देखते हो बर्निंग के बाद भी ये केवल इसका साइज़ बदल जाता है, शेप और साइज़, ठीक है। आप देखते हो जो बर्न करने के बाद जो चीज़ बचती है, ठीक है, वो चीज़ क्या होता है, वो भी तो एक तरीके से वैक्स ही होता है, मोम होता है, ठीक है। तो उसमें कोई चेंजेस तो हुआ नहीं, ठीक है, जैसा था वैसा ही बना। तो इसी वजह से इसको फिजिकल चेंज की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन जब ये बर्न करेगा कैंडल तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कंटिन्यूअस सप्लाई की वजह से होगा, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन एलिमेंट है ना, एक तरीके का मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन, तो रिएक्शन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, अगर कैंडल बर्न कर रहा है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, और अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे, केमिकल चेंज की कैटेगरी में रखेंगे। तो एक चीज़ आप याद रखो बच्चों कि बर्निंग ऑफ कैंडल जो होता है ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों की कैटेगरी में इसको हम कंसिडर करते हैं। तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस मैं आपको अभी आगे करवाऊंगा, ठीक है। जैसे कि केमिकल चेंज में और भी चीज़ें हैं, जैसे हमने क्या बताया कि डाइजेशन ऑफ फूड, जैसे हमारे स्टमक के अंदर जब डाइजेस्ट होता है फूड, ठीक है, तो भी केमिकल चेंज कहा जाता है, ठीक है, केमिकल चेंज कहा जाता है। कुकिंग ऑफ फूड, जब भी फूड को बनाया जाता है, ठीक है, तो भी इसे क्या कहा जाता है, दिस इज द केमिकल चेंज, ठीक है। तो ये सभी केमिकल चेंजेस के एग्जांपल्स हैं बहुत सारे, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चंस आप देखोगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आपको मिलेगा, ठीक है, या क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा, ठीक है। ओके, तो देखो बच्चों, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है मिक्सचर और कंपाउंड में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। जैसा कि स्टार्टिंग में हमने एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको बताया था, ये आपका फ्लो चार्ट आपको याद होगा, तो ये हमने फ्लो चार्ट आपको स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे रिकैप करूँगा मैं, ठीक है। तो सवाल हम बात करते हैं मिक्सचर और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस होता है। जैसा कि हमने आपको बताया था, जो मिक्सचर होते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। जो मिक्सचर होते हैं जनरली क्या होते हैं कि ये एलिमेंट या फिर कंपाउंड्स, कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड जब मिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ, मिक्सअप होते हैं, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, मिक्सचर फॉर्म करते हैं। एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, कहने का मतलब जब दो चीज़ों को आप मिक्स करोगे तो वो दोनों चीज़ें कंप्लीटली एक दूसरे में मर्ज नहीं हो पाती हैं,
ठीक है, मतलब दो चीज़ों को जब मिलाया जाए तो दो चीज़ें आपस में कम्प्लीटली अगर मर्ज नहीं हो रही हैं तो उसे हम मिक्सचर बोलेंगे। मतलब अगर दोनों चीज़ें एक दूसरे में मर्ज हो गई तब वहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। जनरली कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, जैसे दो एलिमेंट्स में अगर आपस में कॉम्बिनेशन हो रहा है और दोनों एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड हो जा रहे हैं कम्प्लीटली, तो जाहिर सी बात है एक नया प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, एक नई चीज़ बनेगी जिसे हम कंपाउंड बोलेंगे। कहने का मतलब दोनों चीज़ों को मिक्सअप करने के बाद, दो चीज़ों को मिलाने के बाद, जैसे ए और बी को मिलाने के बाद दोनों मिक्स भले हो जा रहे हैं लेकिन एक दूसरे में कम्प्लीटली मर्ज नहीं हो पा रहे हैं, तो उसे हम मिक्सचर की कैटेगरी में रखेंगे। कहने का मतलब मिक्सचर को हम ईजिली फिर बाद में किसी टेक्निक के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, जबकि कंपाउंड में ऐसा नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। जो मिक्सचर होते हैं उनका एक वेरिएबल कंपोजिशन होता है। ठीक है, इनका फिक्स कंपोजिशन नहीं होता है। ठीक है, इनके जो कंपोजिशन होते हैं वो वैरी करते हैं। ठीक है, वेरिएबल कंपोजिशन होता है, कभी 5 ग्राम के साथ 10 ग्राम तो कभी 10 ग्राम के साथ 20 ग्राम, इस तरीके का मिक्सअप होता है। मतलब मिक्सचर में कंपोजिशन जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, वेरिएबल कंपोजिशन होता है, जबकि कंपाउंड में ठीक है ऑफ ईच एंड न्यू सबस्टांस आज ऑलवेज फिक्स। मतलब इसमें फिक्स कंपोजिशन होता है। कंपाउंड्स में जो भी नए सबस्टांसेस मिक्स होते हैं, जो भी नए सबस्टांस मिले होते हैं, वो हमेशा एक फिक्स कंपोजिशन में मिलते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सबस्टांसेस। जो मिक्सचर होते हैं ये कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज इनकी जो होती है कॉन्स्टिट्यूएंट सबस्टांसेस की, वो कुछ न कुछ शो करते हैं। ठीक है, जबकि न्यू सबस्टांसेस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। जो न्यू सबस्टांसेस बनते हैं इन द केस ऑफ कंपाउंड, ठीक है, तो वो टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिफरेंट होती है जिस चीज़ से वो बन रहा है। ठीक है, जो भी दो एलिमेंट्स को मिलाने के बाद जो चीज़ बन रही है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, जिस चीज़ से वो बना है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है मिक्सचर के केस में, अगर ए और बी कंबाइंड होके ए बी भले बन जा रहे हैं, लेकिन ए बी की प्रॉपर्टी जो है वही प्रॉपर्टी ए और ए प्लस बी, मतलब ए की प्रॉपर्टी और बी की प्रॉपर्टी जो होगी वहीं कुछ न कुछ प्रॉपर्टी, मतलब दोनों की प्रॉपर्टी ए और बी में पाई जाएगी। ठीक है, ये बताया जा रहा है थर्ड पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली ईजिली बाई फिजिकल मेथड। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसा कि हमने बताया कि जो भी एलिमेंट्स या जो भी सबस्टांसेस जब दोनों एक दूसरे में मिक्सअप होते हैं इन द केस ऑफ मिक्सचर, तो उन सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम ईजिली क्या कर सकते हैं, किसी भी ना किसी फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। जबकि कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिले होते हैं उनको हम कैसे सेपरेट करते हैं, बाय द केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, मिक्सचर में प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम फिजिकल मेथड से तो अलग कर सकते हैं ईजिली। कहने का मतलब मिक्सचर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो बहुत ईजिली फिजिकल मेथड से ही फिजिकल मेथड के थ्रू ही हम उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे केमिकल प्रोसेस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जबकि जो आपके कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं उन कंपाउंड्स में प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम किसी केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही अलग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं, फिजिकल प्रोसेस के थ्रू अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, कंपाउंड्स में प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को यहाँ पे इस पॉइंट्स को बताया जा रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका, जैसा कि फ्लो चार्ट आपको मैंने बताया था कि जो मैटर होता है वो 3 स्टेट में मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्योर सबस्टांसेस और मिक्सचर। प्योर सबस्टांसेस को एलिमेंट और कंपाउंड्स के फॉर्म में, और मिक्सचर को होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस फॉर्म में। इसको हमने एक्सप्लेन भी किया था आपको स्टार्टिंग के वीडियो में, आप वहाँ वीडियो देख लेंगे। ठीक है, प्योर सबस्टांसेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट और कंपाउंड। जैसा कि एलिमेंट क्या होते हैं, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सबस्टांसेस। एलिमेंट इतने छोटे होते हैं, मतलब कहने का मतलब एलिमेंट को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, ब्रेक नहीं किया जा सकता है। जबकि जो कंपाउंड होते हैं हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। जो कंपाउंड्स होते हैं, हमें अभी आपको हमने जस्ट बताया कि इनमें जो भी कंपाउंड्स होते हैं इनमें जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनका जो भी कंपोजिशन होता है उनको हम ब्रेक कर सकते हैं, उनको हम बाहर कर सकते हैं बाय द केमिकल प्रोसेस। ठीक है, माने उसमें प्रेजेंट एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट एलिमेंट्स को बाहर निकाल सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं उसको बाय द केमिकल और फिजिकल, बाय द ओनली केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस।
जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखो एलिमेंट्स के एग्जांपल जैसे कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, ये सभी क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। कंपाउंड्स के एग्जांपल जैसे वाटर हो गया, मीथेन हो गया, शुगर हो गया, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड्स। तो बच्चों ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस हम कराएंगे, बताएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, हैव ए गुड डे, थैंक यू।